तो एक बिल्कुल सिंपल सा आसान जो आपका चैप्टर है क्लास 11th का चैप्टर है डेप्रीसिएशन। ठीक है, इसकी जो अकाउंटिंग है दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। के द्वारा दी गई है। देखिएगा डेप्रीसिएशन क्या होता है। सबसे पहली बात तो आप लोग बचपन से इस टर्म को सुनते आए हैं कि डेप्रीसिएशन बेसिकली एक सिस्टमेटिक एलोकेशन है असेट की कॉस्ट का ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ असेट। तो पहले लिखते हैं फिर हम उसको समझेंगे। लिखें depreciation is systematic allocation of cost of asset over the expected useful life of asset। Systematic allocation of cost of asset over the expected useful life of asset। देखिएगा ये कौन है, मान लीजिए ये एक पर्सन है मिस्टर ए। ठीक है, ये मिस्टर ए जो है वो एक मशीन परचेज करके लाए। ठीक है, इस मशीन की जो कॉस्ट है वो है 1,00,000 रुपए। मिस्टर ए अज्यूम कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो मशीन है इसकी जो लाइफ रहेगी वो 5 साल है। आफ्टर 5 इयर्स मिस्टर ए को क्या करना पड़ेगा, इस असेट को हटाकर दोबारा से नई असेट लगानी पड़ेगी। तो इस मशीन की जो एक्सपेक्टेड लाइफ है वो कितनी है, 5 इयर्स। ठीक है, तो अब मिस्टर ए क्या सोच रहे हैं कि यार मैंने ये जो खर्चा किया, मैं इस खर्चे को 1 साल तो लिख नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये खर्चा आपका हर साल नहीं होगा। ये पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर जो आपने किया है ये 5 सालों के लिए किया है। तो मिस्टर ए चाहते हैं एक ऐसा सिस्टमेटिक बेसिस जिस पर ये इस 1,00,000 रुपए को क्या कर दें, 5 सालों में डिवाइड कर दें। हर साल मिस्टर ए अपना एक खर्चा बुक कर रहे हैं, इसी खर्चे को नाम दिया जाता है डेप्रीसिएशन। एलोकेशन का कुछ और बेसिस भी हो सकता है, वो मैं लेटर ऑन इसके मेथड्स में डिस्कस करूंगा। बट अभी मैंने आपको एक जनरल बेसिक डेफिनेशन समझाई कि जब आप कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो आपकी जो असेट की कॉस्ट है, उस असेट की कॉस्ट को अगर आप एक एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ में एलोकेट करने का काम कर रहे हैं तो इस एलोकेशन को ही क्या बोला जाता है, डेप्रीसिएशन बोला जाता है।
दिस विल बी कॉल्ड डेप्रिसिएशन। तो लीजिए लिखें, we can conclude that depreciation is basically decrease in value of asset, decrease in estimated life। हाँ बिल्कुल, एस्टिमेटेड या एक्सपेक्टेड लाइफ, जो आप एक जनरल टर्म्स में खुद सोचोगे कि भैया ये असेट अकॉर्डिंग टू द मार्केट कंडीशन कितने सालों तक काम आ सकती है। ड्यू टू यूज पैसेज ऑफ टाइम, ऑब्सोलेंस, और नॉर्मल वियर एंड टियर। आइएगा जरा पॉइंट को समझना। डेप्रिसिएशन बेसिकली क्या बताता है कि आप जैसे जैसे असेट को यूज में लेते जाएंगे वैसे वैसे उसकी वैल्यू कम होती जाएगी, या फिर अगर आप असेट को यूज नहीं भी लेते हैं तो भी जैसे जैसे वो असेट पुरानी होती जाएगी, यानी पैसेज ऑफ टाइम, आपने एक असेट ली, आपने भले ही उसे काम में नहीं लिया, वो आपके पास पड़ी हुई है स्टैंड बाय मोड पर कि जरूरत पड़ेगी तो काम में लेंगे, जरूरत नहीं पड़ी तो काम में नहीं लेंगे, तो भी उसकी वैल्यू में कमी आती है। ऑब्सोलेंस का मतलब होता है चेंज इन टेक्नोलॉजी। देखिए क्या होता है, कई ऐसी असेट्स या मशीनें होती हैं जिनमें डे बाय डे नई टेक्नोलॉजी आती जाती है। तो अगर मान लीजिए आपने एक असेट लगाई और उसके 1 साल 2 साल बाद मार्केट में उसी तरह की एक न्यू टेक्नोलॉजी की असेट आ गई, तो पक्का पक्का आपकी असेट की वर्थ तो बेकार हो गई। तो समझना, यूज करने की वजह से, पैसेज ऑफ टाइम की वजह से या ऑब्सोलेंस की वजह से, किसी भी रीजन से असेट की वैल्यू क्या हो सकती है, कम हो सकती है। और नॉर्मली वियर एंड टियर, नॉर्मल वियर एंड टियर का मतलब क्या होता है, ठीक है समझना, नॉर्मली वियर एंड टियर का मतलब होता है जैसे उन मशीनों को केयरफुली प्रोटेक्ट न करना। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने क्या किया, बहुत रफली यूज किया, मेरी बात को समझना, रफली यूज को समझाता हूं, लिखना मतलब इस पॉइंट को समझो। ये एक पर्सन है मिस्टर एक्स, इन्होंने क्या किया, एक गाड़ी खरीदी, ठीक है। जब ये व्हीकल खरीदा गया तो इन्हें ये बोला गया था कि भैया क्या करना, 500 किलोमीटर और 1 मंथ, इसमें से जो भी पहले हो जाए इस गाड़ी की सर्विस करवा लेना। ये बात इसे कंपनी ने बोल दी थी कि भैया आप ये जो व्हीकल ले रहे हो, इस व्हीकल की जो पहली सर्विस होगी, ध्यान से सुनना बिल्कुल, 500 किलोमीटर या 1 मंथ, विच एवर इज अर्लियर पर आप करवा लेना। चलिए अब क्या हुआ, मिस्टर एक्स ने गाड़ी को चलाना चालू किया,
गाड़ी चलने लगी 20 डेज बाद रीडिंग थी 800 किलोमीटर, और गाड़ी चली 25 दिन 1000 किलोमीटर, और गाड़ी चली 1200 किलोमीटर, और गाड़ी चली 1500 किलोमीटर, और गाड़ी चली। आप मेरी बात को समझना, मिस्टर एक्स ने इस को यूज नहीं किया, कोई सर्विसिंग नहीं कर पाई। वो सोच रहे अभी करवा लेंगे, अभी करवा लेंगे, अभी करवा लेंगे। अब जरा आप मुझे बताइए, अगर आप 500 किलोमीटर या 1 मंथ पर सर्विस नहीं करवाते हैं, क्या आप ये मानते हैं कि इस गाड़ी में होने वाले नुकसान बढ़ने लग जाएंगे? पेट्रोल कंजम्पशन बढ़ जाएगा, एवरेज घटने लग जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? यस सर। और भी मे बी इंटरनल पार्ट्स में भी कुछ खराबी आने लग जाए, एक दिन ऐसा आएगा। हाँ बिल्कुल, बहुत फर्क पड़ेगा। अगर आपने अकॉर्डिंगली उसका रफ यूज किया और कंपनी के द्वारा बताए गए नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया, तो भले ही वो असेट, आप समझ रहे हो, ऑब्सोलीट नहीं हुई है, लेकिन नॉर्मल वियर एंड टीयर की वजह से भी उसकी वैल्यू में कमी आने लग जाती है। या फिर नेग्लिजेंट हैंडलिंग। नेग्लिजेंट हैंडलिंग का मतलब क्या होता है? देखिए, एक तो होता है कि गाड़ी केवल मिस्टर एक्स चलाएं, बहुत प्यार से चलाएंगे क्योंकि ओनर हैं। अब मिस्टर एक्स क्या करते हैं, आए दिन कभी अपने इस फ्रेंड को गाड़ी दे देते हैं, कभी इस फ्रेंड को दे देते हैं, कभी इस फ्रेंड को दे देते हैं। हाँ बिल्कुल। अब ये फ्रेंड क्या करते हैं, गाड़ी जब चलाते हैं तो खड्डे आ रहे हैं तो खड्डे में गाड़ी गिराई, क्यों? खुद की नहीं है, शॉकर्स पर इंपैक्ट पड़ा। आप समझ रहे हैं? मतलब जो चीज ज्यादा समय तक चलनी चाहिए थी वो नहीं चली, रफ रफ यूज किया, नेग्लिजेंट किया, तो बेसिकली इसे बोला जाता है लॉसेस ड्यू टू वियर एंड टियर। पुअर हैंडलिंग, पुअर यूज, रफ यूज। कई ऐसे होते हैं जिनमें कुछ केमिकल होते हैं, तो केमिकल रिएक्शन की वजह से, समझ रहे हैं आप? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि असेट की जो वैल्यू है उसमें जो डिक्रीज होता है, यूज करने की वजह से होगा, पैसेज ऑफ टाइम की वजह से होगा, ऑब्सोलेंस की वजह से होगा, एज वेल एज नॉर्मल वियर एंड टीयर की वजह से भी होगा। तो डेप्रिसिएशन का बेसिक मतलब है इनमें से किसी भी रीजन की वजह से क्या हो जाना, आपकी असेट की वैल्यू का कम हो जाना। हाँ जी बिल्कुल। ऑब्सोलेंस केवल टेक्नोलॉजी का चेंज नहीं होता है, ऑब्सोलेंस का बेसिक मतलब देखिए क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, किसी भी वजह से असेट यूजफुल नहीं रही, आउटडेटेड हो गई। मान लो मार्केट में नई टेक्नोलॉजी आ गई और पुरानी टेक्नोलॉजी की जो असेट है वो अब हमारे काम की नहीं रही, उसे भी हम ऑब्सोलेंस ही बोलते हैं। ठीक है? ऑब्सोलेंस डज नॉट इंक्लूड ओनली टेक्नोलॉजी चेंज, आउटडेटेड किसी भी वजह से हो सकती है। ठीक है? तो अगर वो आउटडेटेड हो गई है या वो काम में आने लायक नहीं है, तो उसे बोला जाता है ऑब्सोलेंस की सिचुएशन। तो क्लियर बिल्कुल? चलिएगा, तो दोनों पॉइंट क्लियर हैं। डेप्रीसिएशन बेसिकली सिस्टमेटिक एलोकेशन है, और डेप्रीसिएशन बेसिकली मैं दूसरी तरफ से ये भी बोल सकता हूं, मेरी असेट की वैल्यू में आने वाली कमी है। आइए लिखे पॉइंट नंबर 3। सर एक मिनट रुको सर। हाँ बताइए। लो सर एक बार वो ऊपर कर दो, मेरे को उसको स्क्रीनशॉट लेने दो। हाँ ये लो। ले लिया? नहीं सर, एक मिनट। हाँ
ले लिया सर। हाँ, रिद्धि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 इसके ऊपर बनाई हुई एक अकाउंटिंग है। ये तो केवल एक मैंने अभी उसके तौर पर लिखा है, मैं इसको लेटर ऑन पूरा चर्चा में लाऊंगा। अभी तो मैं आपको डेप्रिसिएशन जो आप 11th क्लास में पढ़ रहे हैं, मैं वही अकाउंटिंग आपको बता रहा हूं सारी, ठीक है ना। इसके द्वारा अकाउंटिंग में क्या होगा वो हम लेटर ऑन बात करेंगे, बिल्कुल। चलिए लिखें, फैक्टर्स affecting the amount of depreciation आप जब भी किसी असेट पर डेप्रीसिएशन की बात करेंगे तो क्या क्या फैक्टर होंगे जो डेप्रीसिएशन की कैलकुलेशन में काम आने वाले हैं। ए, सबसे पहले मुझे चाहिए कॉस्ट ऑफ असेट। सबसे पहला फैक्टर जो हम बात करेंगे वो हमारे पास होगी कॉस्ट ऑफ असेट। देखिए, सबसे पहले मैंने ले ली उस असेट की परचेस प्राइस, ठीक है। इसमें प्लस कर दिया नॉन रिफंडेबल टैक्सेस। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं एक असेट खरीद के लाया और मुझे उस पर कोई टैक्स जीएसटी वगैरह देना पड़ गया जिसका कि मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिलना है, तो अगर मुझे, या जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने आउटसाइड इंडिया से कोई मशीन खरीदी तो मुझे उस पर कोई इंपोर्ट ड्यूटी या टैक्सेस देने पड़ गए, तो वो टैक्सेस मेरी कॉस्ट को बढ़ा देंगे। प्लस फ्रेट चार्जेस, हाँ बिल्कुल ये लिखना है, अपन सारे फैक्टर की कैलकुलेशन सीख रहे हैं। सबसे पहले अगर मुझे डेप्रीसिएशन निकालना है तो असेट की कॉस्ट ढूंढनी पड़ेगी। तो कॉस्ट कैसे ढूंढूंगा मैं आपको वो बता रहा हूं। मैंने जितने में वो खरीदी वो ले ली, अगर किसी भी प्रकार के उस पर मैंने कोई टैक्सेस पे किए हैं तो वो मेरी कॉस्ट को बढ़ाएगा। अगर मान लो उस मशीन को खरीदने के बाद गोडाउन तक लाया तो मुझे कुछ फ्रेट चार्जेस या कुछ किसी भी प्रकार का कैरिजेस देना पड़ गया तो वो भी मेरी कॉस्ट को बढ़ाएगा। प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस, उस मशीन को रेडी फॉर यूज बनाने के लिए मुझे कुछ इंस्टॉलेशन चार्जेस का खर्चा करना पड़ेगा, मैंने वो भी ले लिया। अगर मान लीजिए मशीन सप्लायर ने मुझे कुछ डिस्काउंट दिया है तो वो डिस्काउंट या रिबेट मेरी कॉस्ट को क्या कर देगा, कम कर देगा। एनी अदर एक्सपेंसेस टू ब्रिंग द असेट इन वर्किंग कंडीशन या रेडी टू यूज। ये लीजिए, ये मेरा पहला फैक्टर है डेप्रिसिएशन निकालने का, विच इज बेसिकली कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब यहां पर केवल और केवल परचेस प्राइस से नहीं है, इसमें मैं उन खर्चों को भी इंक्लूड करूंगा जो खर्चे उस असेट को एक बार रेडी टू यूज बनाने के लिए जरूरी होंगे।
जैसे मान लो और भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक मशीन के लिए किसी कंसल्टेंसी फर्म से कुछ कंसल्टेंसी सर्विस ली कि भैया इस मशीन को लेना चाहिए या नहीं, आप सर्वे करके बताओ, तो मुझे उसको कुछ पैसा देना पड़ेगा, वो भी मेरी असेट की कॉस्ट में जुड़ेगा। यानी असेट को खरीदने से लेकर उसे रेडी फॉर यूज बनाने तक जो भी खर्चा होगा वो सब जुड़ेगा। हाँ जी बिल्कुल, अभी लिखूंगा मैं इसको। केवल परचेज प्राइस को नहीं बोलते हैं, इन सबको जोड़कर जो आता है इसे बोलते हैं हिस्टोरिकल या ओरिजिनल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट और ओरिजिनल कॉस्ट। ठीक है, अगर मान लो ये खर्चे नहीं है तो ऑटोमेटिकली जो परचेज प्राइस है वही आपकी हिस्टोरिकल कॉस्ट हो जाएगी। बोलिए क्लियर है बिल्कुल। पहला फैक्टर, सबसे पहला डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन का फैक्टर है असेट की कॉस्ट को ढूंढना। सभी जने बताएं। हार्दिक, यस सर। समझ आ रहा है? यस सर। दुष्यंत, यस सर। क्लियर है बिल्कुल यहां तक का पॉइंट? मानसी, यस सर। तृप्ति, मुस्कान, यस सर। चलिए क्लियर है बिल्कुल। आइए अब दूसरे फैक्टर की तरफ चलते हैं। डेप्रिसिएशन के लिए मुझे जो सेकंड फैक्टर चाहिए, एस्टिमेटेड स्क्रैप ऑब्लिक रेजिड्यूअल वैल्यू। एस्टिमेटेड स्क्रैप ऑब्लिक रेजिड्यूअल वैल्यू। लिखें, this term implies value expected to be realized on its sale, comma exchange on expiry of its यूजफुल लाइफ। आइए ध्यान से सुनो, स्क्रैप या रेजिड्यूअल वैल्यू पहली बात तो एस्टिमेटेड होती है, एक्यूरेट नहीं हो सकती। मतलब क्या हुआ इसका, देखो ये है मिस्टर ए, इन्होंने 1,00,000 रुपए देकर एक असेट खरीदी जिसकी लाइफ ये 5 साल मान रहे हैं। एक बात बताओ, 5 साल बाद ये असेट गायब थोड़ी हो जाएगी, फिजिकली तो ये अभी भी आपके पास है। आपने असेट को 5 साल यूज कर लिया, समझ रहे? अब बात ये आ रही है कि मिस्टर ए सोच रहे हैं यार 5 साल बाद
5 साल बाद मैं इस असेट को बेच दूंगा, क्योंकि मुझे तो नहीं लेनी पड़ेगी, सेल। अब सेल करूंगा तो देखो, या तो ये है कि किसी ऐसे पर्सन को बेच दूंगा जो इस मशीन को फर्दर यूज कर सके, अभी मैं आपको रियल लाइफ का एग्जांपल समझाऊंगा, आप सुनना बहुत आराम से, पहले मैं लिख दूं। अगर मान लो कोई फर्दर यूजर नहीं मिलता है, तो कबाड़ी तो खरीद ही लेगा ना भैया, लोहे की मशीन है तो लोहे के भाव तो चली जाएगी ना। ऐसा तो है नहीं कि मशीन का मुझे कुछ नहीं मिलेगा। कबाड़ के भाव, तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना। मिस्टर मिस्टर ए एस्टिमेट कर रहे हैं कि यार 5 साल बाद मुझे कम से कम इसके 4,000 रुपए तो मिल ही जाएंगे। प्योरली एस्टिमेशन है, प्योरली एस्टिमेशन है कि मिस्टर ए सोच रहे हैं कि यार 4,000 रुपए मुझे मिल जाएंगे आफ्टर 5 इयर्स। इस 4,000 को बोला जाता है रेजिड्यूअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू। हो सकता है 4 से ज्यादा मिल जाए, हो सकता है 4 से कम मिले, बट ये तो 5वें साल में जाकर पता लगेगा। मैं बात कर रहा हूं अभी की, यानी जब मैंने ये असेट में 0 ईयर यानी टुडे की बात कर रहा हूं, तो मैंने ये एस्टिमेट किया कि यार आज से 5 साल बाद एट लीस्ट मुझे 4,000 रुपए मिल जाएंगे। इस वैल्यू को बोला जाता है स्क्रैप वैल्यू, इसे बोला जाता है स्क्रैप वैल्यू। तो दूसरी जो टर्म मुझे डेप्रिसिएशन के लिए चाहिए वो होती है स्क्रैप या रेजिड्यूअल वैल्यू। इसका मीनिंग सिर्फ इतना सा है, एक ऐसी एक्सपेक्टेड रियलाइजेबल वैल्यू जो उस असेट के यूजफुल लाइफ के खत्म होने के बाद मुझे मिल सकती है, मैं उसका आज एस्टिमेट लगा रहा हूं, उसे मैं बोलता हूं रेजिड्यूअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू। और तीसरा जो मुझे चाहिए वो है एक्सपेक्टेड या एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। अब देखिएगा, आप जब किसी भी असेट की लाइफ को एस्टिमेट करोगे तो इसमें भी कई फैक्टर काम करते हैं। मुझे लगता है कि मेरी एसेट ऐसी है कि अभी मार्केट में 7-8 साल तक कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं आने वाली है। आराम से 7-8 साल तक मैं इस मशीन से काम कर सकता हूं, न मेरे प्रोडक्ट की मार्केट डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। तो आप एस्टिमेट कर लो कि भैया मैं ये एसेट 7 साल या 8 साल तक यूज करूंगा, तो वही आपकी एक एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ आ गई। अगर मान लीजिए आप एक ऐसी एसेट की बात कर रहे हैं जिसमें बहुत फ्रिक्वेंटली टेक्नोलॉजी में चेंज होता है, आप इतना लंबा समय अज्यूम नहीं कर सकते, आपको लगता है 3-4 सालों में नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी और नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो ये एसेट बेकार हो जाएगी, तो मैंने जो खर्चा किया वो केवल और केवल 4 साल के लिए ही पर्याप्त है मेरे लिए, मैं इससे ज्यादा इसको यूज नहीं कर सकता। आइएगा मैं एक और एग्जांपल पर बात करता हूं। देखिए, मैं जब 11th-12th क्लास में था, ठीक है, मैं रियल लाइफ का एग्जांपल आपको दे रहा हूं, 11th-12th क्लास में, तब जानते हैं क्या होता था, मैं आपको बताता हूं। मेरा वीडियो ऑन करना पड़ेगा मुझे, नहीं हुआ क्या, क्या हुआ?
टेक्नोलॉजी भी अब पुरानी हो गई है। हाँ जी, मैं दिख रहा हूँ क्या आप सबको? यस सर। यस सर। अब सुनना बहुत ध्यान से। तो जब मैं बता रहा हूं कि मैं 11th और 12th क्लास में था तो क्या था, मैं अगर कोई भी नोट्स फोटोकॉपी के लिए जाता था तो जानते हो उस समय फोटोकॉपी की मशीनें क्या होती थी? ये देखिएगा, एक पेपर इस मशीन पर रखा, ये मशीन ऐसे 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 जाएगी, फिर ऐसे 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 वापस आएगी, फिर पहला पेज निकलेगा, फिर मैं उसका शटर उठाऊं, फिर मैं दूसरा पेज रखूंगा, फिर बटन दबाऊंगा, फिर मशीन ऐसे 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 चलेगी, फिर वापस ऐसे 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 आएगी तो दूसरा पेज मिलेगा। अब सोचो मुझे 1000 पेज कॉपी करवाने हैं, कितना समय मानते हो? घंटा चल जाएंगे। लग गए 3 से 4 घंटे। होता था ऐसा। आज भी अगर आपको वो मशीन देखनी है ना तो आरटीओ के पास चले जाना, वहां पर आज भी कई लोग उसी मशीन को यूज कर रहे हैं, बिल्कुल स्लो मशीन, स्लो मशीन। और अब आज जो मशीनें आ गई, अब आप जाते हो 1000 पेज लेकर, वो क्या करता है, 1000 पेज रखेगा कॉपी में, एकदम से स्कैन होंगे, एक साथ रख देगा सारे पेज, शट 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 शट, पेज बाहर आते जाएंगे। कैसा होगा? आज ये 1000 पेज करने में अप्रोक्स आपको हाफ एन आवर लगेगा। अब आप सोचिए टेक्नोलॉजी चेंज हुई कि नहीं हुई? तो मैं यही बात कर रहा हूं, मुझे अपनी असेट की यूजफुल लाइफ को ढूंढने के लिए टेक्नोलॉजी का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि यार मैं जो असेट ले रहा हूं तो नई टेक्नोलॉजी की असेट, और अब तीसरी टेक्नोलॉजी आने वाली है, हालांकि वो अभी भी आती है मशीनें, बट हमारे इंडिया में अभी कम चलती हैं। उनमें क्या होगा, आपने सेट बनाया, सेट में स्टेपलर लग के बाहर आएंगे, अब मशीन में ही एक स्टेपलर फिक्स्ड हो जाएगा, वो काम भी अब आपको हाथ से नहीं करना। आपने रखा कि भैया आपके ये 500 पेज हैं, इन 500 पेज का सेट बनना है, सेट बन के स्टेपलर होना है, उसी मशीन में ये स्टेपलर फिक्स हो जाएगा। अब सेट बना, स्टेपलर लगे, स्टेपलर कॉपी बाहर आ गई, सारा हाथों का काम बंद। ये टेक्नोलॉजी भी आ चुकी है, ठीक है। अब आप सोचिए, तो जिस चीज में इतनी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, आप उसकी एक नॉर्मल एस्टिमेटेड लाइफ ही यूज मान सकते हो। तो ये अकॉर्डिंग टू द मार्केट, अकॉर्डिंग टू द टेक्नोलॉजी, अकॉर्डिंग टू द वर्किंग कंडीशन, अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, कई चीजों पर डिपेंड करेगा। तो इसमें आप लिख सकते हो यहां पर period over which entity expect period over which entity expect या expected to use the asset। 3 बातें आपको ढूंढनी है कभी भी जब आप डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करना चाहते हैं। सबसे पहले कॉस्ट ढूंढोगे, उसके बाद उसकी रेजिड्यूअल या स्क्रैप वैल्यू देखोगे, और उसके बाद उसकी एक एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ को आप ढूंढोगे। फिर हम जाकर अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं कि भैया डेप्रीसिएशन कैलकुलेट कैसे होता है, बाय यूजिंग दीज 3 फैक्टर्स। हाँ बिल्कुल रिद्धि, वो अपन आएंगे कि कौन से फॉर्मूले में स्क्रैप का यूज कैसे होगा, आइएगा। ये पॉइंट नंबर 3 था, क्लियर है बिल्कुल। पॉइंट नंबर 3, क्या क्या फैक्टर्स हैं? सर एक बार वापस दिखाना पॉइंट 3। हाँ जी,
0.3 केवल लाइफ का है, यानी वो पीरियड जिसमें आप उस असेट को यूज करेंगे बस। और ये कंपनी अपने सब्जेक्टिव मैटर है, अपन ये नहीं कह सकते कि हर पर्सन के लिए उसका यूज अलग अलग हो सकता है। कुछ पर्सन के लिए 2 साल भी हो सकती है और वही असेट किसी और के लिए 4 साल भी हो सकती है। ये पर्सन टू पर्सन या एंटिटी टू एंटिटी डिपेंड करेगा। बट आपको 3 चीजें चाहिए एक पर्टिकुलर एंटिटी के डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए। ओके सर। आइए पॉइंट नंबर 4, नीड फॉर डेप्रिसिएशन। क्यों लगाते हैं हम डेप्रिसिएशन, क्या जरूरत पड़ गई? हम अपनी असेट की एक कॉस्ट को उसकी इकोनॉमिक लाइफ के अकॉर्डिंग राइट ऑफ कर रहे हैं, तो व्हाट इज द नीड फॉर दिस, क्यों करना है हमें ऐसा? ट्रू एंड फेयर व्यू of financial statement एक बार लिख लीजिए, हम इनका डिस्कशन कल कर पाएंगे क्योंकि अभी उतना टाइम हमारे पास अवेलेबल नहीं होगा कि इन सारे पॉइंट्स को मैं डिस्कस कर पाऊं। तो एक बार नीड लिख लीजिए, फिर हम चर्चा करेंगे कि हाँ वाकई में यही रीजन थे जिन रीजंस की वजह से आपको क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन अपनी बुक्स अकाउंट्स में लाना पड़ेगा। बिल्कुल। टू ascertain true cost of production, to comply with legal requirement, to arrange funds for replacement ये लीजिए, ये 4 मेजर रीजन होते हैं जिनकी वजह से आपको अपनी बुक्स में डेप्रिसिएशन को लेना पड़ता है। हाँ जी बोलो। फोर्थ पॉइंट है तो अपन डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बनाते हैं। वापस बोलो, आवाज नहीं आई रिद्धि, क्लियर नहीं आई। फोर्थ पॉइंट के लिए तो अपन डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बनाते हैं ना। हाँ बिल्कुल बनाते हैं, वो तो मेथड्स में आएगा। मैं तो अभी ये बता रहा हूं कि डेप्रिसिएशन इन रीजंस से हम बनाते हैं, फिर उसके मेथड जब पढ़ेंगे तो वहां हम पढ़ेंगे कि डेप्रिसिएशन को मेंटेन करने के भी तरीके हैं, या तो हम प्रोविजन बनाकर करें या हम किस तरह से करेंगे, लेकिन वो होगा इन्हीं पर्पसेस में से कोई। ठीक है ना, वो उसके मेथड में आता है कि विदाउट मेंटेनिंग डेप्रिसिएशन प्रोविजन और विथ मेंटेनिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो उसकी अकाउंटिंग है वो बेसिकली अकाउंटिंग करने का तरीका है। ठीक है ना, कि जो हम डेप्रिसिएशन के मेथड फॉलो कर रहे हैं उन मेथड को जब हम बुक्स में अकाउंटिंग पर्पस से लाएंगे तो 2 तरीके होते हैं, एक विदाउट मेंटेनिंग प्रोविजन और एक विथ मेंटेनिंग प्रोविजन। ठीक है, कल हम थोड़ा सा इन रीजंस को समझेंगे पहले कि भाई ये रीजंस क्या हैं, क्यों हमें इन रीजंस की वजह से क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा, इनके मीनिंग क्या है। हालांकि वैसे तो देखिए आपको ये तो पता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी आपका P&L सही तभी बनेगा जब आप उसका खर्चा दिखाएंगे। लीगल रिक्वायरमेंट, कंपनीज एक्ट बना हुआ है, कंपनीज एक्ट बोलता है कि आपको डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। इनकम टैक्स एक्ट बना हुआ है,
इनकम टैक्स वाले बोलते हैं आपको आपकी इच्छा हो नहीं हो हमें उससे मतलब नहीं है, आप नहीं लगाओगे तो हम लगाएंगे, लेकिन लीगल रिक्वायरमेंट है कि आप जब अपना प्रॉफिट निकालोगे तो बिना इस डेप्रीसिएशन का अमाउंट लेके प्रॉफिट हम कंसीडर ही नहीं करेंगे। तो कल हम इन पर थोड़ी चर्चा करेंगे कि ये 4 बातें क्या बताती हैं, और बस इसके बाद बहुत छोटा चैप्टर है, इसके बाद हम अपने मेथड्स पर आ जाएंगे। इनमें से कुछ मेथड आपने 11th में पढ़े हुए हैं, जैसे WDV मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, फिर कुछ और नए मेथड भी होंगे, प्रोडक्शन यूनिट मेथड, मशीन आर रेट मेथड, एन्यूटी मेथड। बस फिर उसके बाद हमारे पास क्वेश्चंस हैं और बस इनकी अकाउंटिंग एंट्रीज है। बहुत छोटा सा 11th क्लास का बेसिक चैप्टर है। बताइए यहां तक कोई बात किसी को पूछनी है या क्लियर है? चलिएगा, क्लियर है बिल्कुल। चलिएगा, कल हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। हर्षिता, मैंने आपको होस्ट बना दिया है। नहीं, अभी तो आगे क्लास होगी ना, लास्ट क्लास थोड़ी है ये। नो सर। हाँ, तो अभी तो कंटिन्यू ही है ना क्लास। यस सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है।